बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फारूक साहब जो है वो खुलकर सामने आ गए और उन्होंने एक लिहाज से साइफर केस का फैसला कर दिया है। वो फैसला क्या किया है इस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, लाडले को भी जो है वो रिलीफ मिलना तो पहले से भी शुरू हो गया था, लेकिन आज एक मशहूर जमाना केस का फैसला हो गया है। और उसके साथ साथ नाजरीन, वो जैसे एक शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खूना निकला। वो 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान पर यह इल्जाम था कि जी 60 या 66 अरब रुपए की उन्होंने करप्शन की है, उस केस का कच्चा चटा सामने आ गया और वो केस भी एक लिहाज से खत्म होकर रह गया नैब की अपनी जो उसमें इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि जो साइफर केस है उसमें फैसला कैसे कर दिया गया। नाजरीन, ये बताने से पहले ये आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जब भी किसी मुलजिम की दरख्वास्त जमानत जेर समात होती है किसी अदालत में, और खसूसन ट्रायल कोर्ट के अलावा किसी एपिलेट कोर्ट में, यानी अगर कोई ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट में और दरख्वास्त जमानत जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जेर समात होती है तो उस दरख्वास्त जमानत पर जो ऑब्जर्वेशंस या एक टेंटेटिव असेसमेंट की जाती है और कोई रिमार्क्स इस किस्म के पास नहीं किए जाते, फैसले में ऐसा सब कुछ कहा नहीं जाता जिससे वो ट्रायल असरअंदाज हो। और आम तौर पर जो आला अदालतों के फैसले होते हैं दरख्वास्त जमानतों के, उसमें ये लिख भी दिया जाता है कि हमारी ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसका ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं है और ट्रायल का फैसला जो है वो मेरिट पर होगा शहादत के बाद। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त जमानत जो है वो उसमें साइफर केस का फैसला कर दिया गया है। एक लिहाज से उसमें जो कुछ कहा गया, अब उसके उसमें जो है वो ट्रायल कोर्ट के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता कि उसमें वो सजा सुनाए मुलजमान को। नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त जमानत भी नीचे ट्रायल कोर्ट से खारिज हो गई थी, तो फिर उन्होंने एपिलेट कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की थी और उस वो दरख्वास्त जमानत आज से 3-4 दिन पहले खारिज कर दी गई थी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो फैसला लिखा गया है इस दरख्वास्त जमानत का आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और उसमें फैसले में ये कहा गया है कि जी जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश करने या मुआवनत करने वाले को भी मरकजी जुर्म की तरह देखा जाएगा। और फिर ये भी कहा कि जी चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद या सजाए मौत जो है वो है, और शाह महमूद कुरैशी का केस भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा जमानत का मतलब सजा को रोकना नहीं है, लेकिन उम्र कैद या सजाए मौत के मुलजमान को अदालतें जमानत देने में एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह ना हो जमानत नहीं दी जा सकती और ट्रायल पहले से शुरू है और बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है, ये भी कहा गया इस फैसले में। और फिर एक इस्तिस्ना की बात की जाती थी, तो अब यानी वो मैटर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जेर समात ही नहीं है और उसको इख्तियार ही नहीं है, उस पर भी उन्होंने बात कर दी है कि जी 248 का इस्तिस्ना सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। शाह महमूद पर जलसा में तकरीर का इल्ज़ाम है और शाह महमूद पर 27 मार्च की जो जलसा तकरीर का इल्ज़ाम है वो ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं आता, इसलिए उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद की जाती है। और फिर उसके साथ ट्रायल कोर्ट को ये हिदायत भी की गई कि 4 हफ्ते में जो है इसका फैसला जो है वो मुकम्मल किया जाए, यानी ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अब एक तरफ तो ये बात करते हैं कि जी जो 248 का इतलाक नहीं होता, यानी आर्टिकल 248 जिसके तहत इस्तिस्ना हासिल है वज़ीर आज़म को और दीगर जो काबीना अरकान है उनके मामले में एक इस्तिस्ना है। तो अब ये बात की जा रही है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जी ये उनको हासिल नहीं है। तो 248 का इस्तिस्ना अगर चीफ जस्ट उसको प्राइम मिनिस्टर को या जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको हासिल नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में हासिल किसको है? क्या वजीर आजम जो है वो उस वक्त तक वजीर आजम होता है जब तक वो अपनी कुर्सी पर बैठा हो, या इसके अलावा भी वो वजीर आजम होता है, या जो वजीर खारजा है वो मुल्क से बाहर जाता है, मुल्क से बाहर जाकर वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो क्या एक ऑफिस में जब तक वो बैठे हैं तब तक वो वजीर खारजा कंसीडर होंगे? अगर उसके बाद वो कहीं जा रहे हैं तो वजीर खारजा, मतलब ये एक ऐसी मैं समझता हूँ
ایک अहमकाना किस्म की लॉजिक जो है ये पेश की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जो नहीं की जानी चाहिए थी। इंतहाई माजरत के साथ ही अगर लफ्ज़ किसी को बुरा लगे तो मेरे लिए और कोई लफ्ज़ जो है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब ये जो सारे, एक तो ये कह दिया गया कि जी मरकज़ी जुर्म की तरह देखा जाएगा, जुर्म पर उभारने या जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को भी उसी नज़र से देखा जाएगा, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का केस जो है वो भी इसी तनाज़र में देखा जाएगा। और फिर साथ में ये भी कहा गया कि जी 4 हफ्ते के अंदर इसको ट्रायल को मुकम्मल कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर कर रही हैं कि इमरान खान साहब का केस जो है उसमें क्या होने जा रहा है। और उसके साथ साथ नाजरीन, अब नैब कोर्ट की जानिब से भी जो इमरान खान के केस में जो कुछ कहा गया है वो भी सारी बातें बड़ी अजीब हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस आपको पता है, उसमें अब जो तफ्तीशी हैं, सॉरी उसके जो जज हैं एहतसाब कोर्ट के मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने कहा कि जी इससे कबल तफ्तीश के लिए दिया गया वक्त कम होने के सबब नैब ठीक तरह से तफ्तीश नहीं कर सका, इसलिए अलकादिर ट्रस्ट केस की दस्तावेजात ट्रस्टियों की मालूमात हासिल करने और उन दस्तावेजात से इमरान खान का बयान लेने के लिए नैब को जो है वो उसने 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 10 दिन का रिमांड तो नहीं दिया गया, 4 दिन का रिमांड दिया जाता है। अब पहले भी इमरान खान से नैब इसी केस में तफ्तीश कर चुका है, अब ये दूसरी दफ़ा फिर रिमांड दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, ये अब नैब की अपनी दस्तावेजात के मुताबिक ये केस एक लिहाज से ख़त्म हो गया है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये 190 मिलियन पाउंड केस जो है ये है क्या। ये नाजरीन मलिक रियाज साहब से एक रकम जो है वो आई थी पाकिस्तान, और वो रकम अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद है। यानी इमरान खान के या उनकी अहलिया के या उनके किसी दीगर अजीज या रिश्तेदार के अकाउंट में ये रकम नहीं आई, ये डायरेक्ट रकम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आई है। और इमरान खान पर इल्ज़ाम ये था कि जी ये 67 या 60 अरब की करप्शन का ये इल्ज़ाम था कि जी, और उसमें वो अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसके कुल असासे और उसकी जो ज़मीन बिल्डिंग जो कुछ उस पर स्ट्रक्चर तामीर शुदा है, उसकी मालियत इनकी अपनी उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 47 करोड़ रुपए है। यानी कहाँ 67 या 60 अरब और कहाँ 47 करोड़। और इमरान और बुशरा बीबी जो उनकी अहलियां हैं वो इसके ट्रस्टी हैं, और बहरिया टाउन की जानिब से ये जो ज़मीन दी गई है इस पर या इसके जो बिल्डिंग है उससे ये कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं ले सकते। इमरान खान के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि जी अल कादिर ट्रस्ट केस के ट्रस्ट डीड के मुताबिक ट्रस्टी इमरान खान और बुशरा इमरान खान महज ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट के रोजमर्रा के फैसले और यूनिवर्सिटी के किसी भी मामले में इनका कोई अमल दखल नहीं। ये तमाम काम एक आज़ाद बोर्ड की जिम्मेदारी है और इमरान खान और बुशरा इमरान खान इस बोर्ड का हिस्सा नहीं। ट्रस्ट डीड के मुताबिक ट्रस्टी किसी किस्म की कोई तनख्वाह, अखराजात या किसी भी दूसरे माली व दीगर किस्म के फवायद नहीं ले सकते। बहरिया टाउन और अल कादिर ट्रस्ट के माबैन एक मुआहदा हुआ जिसके मुताबिक बहरिया टाउन ने जमीन और बिल्डिंग अल कादिर ट्रस्ट को अतिया की। इस मुआहदे की दीगर शिकों के अलावा ट्रस्ट डीड की वो शिकें जिनमें ट्रस्टी को किसी भी किस्म के मुआशी फायदे से दूर रखना जरूरी था दोबारा लिखा गया, और मजीद ये लिखा गया कि कल को अगर ये ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी किसी भी वजह से बंद हो जाता है तो भी इस बिल्डिंग और ज़मीन का इस्तेमाल किसी खैराती तालीमी इदारे के अलावा कहीं और नहीं हो सकता, और ये ज़मीन और बिल्डिंग हमेशा ट्रस्ट की मलकियत ही रहेगी, और ट्रस्टी इस ज़मीन से किसी भी सूरत कभी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अब यानी अगर ये चीज़ सामने रखी जाए तो फिर ये अल कादिर ट्रस्ट केस जो है ये जिसका बहुत शोर होगा था, और चंद मीडिया पर बैठे हुए प्रोपेगेंडा के माहिरीन जो हैं वो इस पर सुबह शाम भाषण दिया करते थे, वो भाषण जो है अब वो उनको वापस लेने चाहिए। वो रकम जो पाकिस्तान में आई वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जो कुछ फ़ायदा बहरिया टाउन की जानिब से लिया गया वो भी सामने आ गया कि इमरान खान या उनकी अहलिया किसी किस्म के कोई माली फ़वायद जो है वो हासिल नहीं कर सकते, और आइंदा भी ये ज़मीन जो है वो ट्रस्ट की ही रहेगी, और इसको तालीमी मकासद के लिए खैराती तालीमी इदारे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, यानी वो केसेस जिनमें किसी सूरत सज़ा देना या जेल में रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनमें न सिर्फ सज़ा सुनाई गई है तोशाखाना केस में, और अब भी जो कुछ किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और साइफर कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। लेकिन उसके साथ साथ लाडलों को नवाजने का सिलसिला जो है वो भी आज जारी है। नाजरीन, एहतसाब अदालत में आज आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम जो एक प्रोजेक्ट था
اس میں نیب نے ریفرنس بنایا تھا اور اس ریفرنس میں بریت کی درخواستیں دی گئی تھی مختلف ملزمان کی جانب سے. تو آج ان بریت کی درخواستوں کا جو نیب کورٹ کے جج تھے ذوالقرنین امان صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا اور درخواستیں منظور کر لی ہیں اور ملزمان کو بری کر دیا گیا. اب جن ملزمان کی درخواست ضمانتیں منظور کی گئی ہیں ان میں شہباز شریف، احد چیمہ، فواد حسن فواد، منیر ضیاء، امتیاز حیدر، بلال قدوائی، سجاد بھٹو اور شاہد محمود جو ہے وہ بھی شامل ہیں. کچھ لوگ پہلے ہی اس میں بری ہو چکے تھے. اور کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ جی کرپشن الزامات ثابت نہیں ہو سکے اور نیب نے پہلے ہی ملزمان کو کلین چٹ دے دی تھی. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بھی یہ آشیانہ اقبال کیس کے فیصلے پر فیصلہ کرنے سے اس کو نہیں روکتا. لیکن اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وارث علی، وہ آج پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ملزمان کے خلاف کرپشن کے ثبوت نہیں ملے اور ملزمان کو بری کر دیا جائے. اب یہ اتنی ڈٹائی اور میں سمجھتا ہوں بے حسی ہے، اور یہ قانون کا اس سے زیادہ ایک مذاق کوئی نہیں اڑایا جا سکتا کہ پہلے آپ نے کیس بنایا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے، تو پھر وہ نیب کے لوگ جنہوں نے کیسز بنائے تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بنیادی طور پر تو یہ وکیل صفائی کا کام ہوتا ہے، ملزمان کے وکیل کا کام ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ملزمان کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں، ان کو بری کیا جائے. لیکن وہ ادارہ جس نے الزام لگایا ہوا ہے، جس نے ریفرنس بنایا ہوا ہے اور جس نے شہادتیں ریکارڈ کروائی ہیں، وہ ادارہ یا اس ادارے کا پروسیکیوٹر خود کہہ رہا ہے کہ جی ملزمان کے خلاف کرپشن کے ثبوت نہیں ملے، ملزمان کو بری کر دیا جائے. مطلب ہے یہ ایک المیہ ہے اس ملک میں کہ طاقتور لوگ، لاڈلے لوگ، طاقتور اداروں کے منظور نظر ان کے لیے جو نیب ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ڈھٹائی اور یعنی یہ ایسے ریکارڈ قائم کر رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے نہیں ہوئے تھے. ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں عدالتیں اس وقت موجودہ جو عدالتوں کا کردار ہونا چاہیے وہ عدالتوں کا کردار نہیں ہے. عمران خان پر لگے تمام تر جو الزامات ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی الزام ایسا نہیں ہے جس کو ثابت کیا جا سکے. 200 مقدمات میں بھی عمران خان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. توشہ خانہ والا جہاں تک معاملہ تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن وہ اپنے سٹیٹمنٹ میں اس کو ڈکلیئر بھی کر چکے تھے. اسی طرح اب بھی بغاوت، دہشت گردی، اداروں کی توہین، اداروں کے خلاف لوگوں کے اکسانا، اس قسم کے مقدمات ہیں. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ بجائے ان مقدمات کو اٹھا کے ایک طرف پھینکنے کے، اس میں نہ صرف ریمانڈ بھی دیے جا رہے ہیں، سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی افسوسناک ہیں. ناظرین، پاکستان کی عدالتیں بھی ان تمام تر جرائم میں سمجھتا ہوں جو ریاست کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کسی حد تک برابر کی شریک نظر آ رہی ہیں. ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.